प्यारे बच्चों, आज मैं इतिहास का एक सेट बताने जा रहा हूं जो एग्ज़ाम के दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आज इसी के बारे में विशेष रूप से बताने का प्रयास करूंगा और इसको आराम से पढ़ना है ताकि आने वाले एग्ज़ाम में हम आसानी से लिख सकें। तो ये सबसे पहले देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है जी। तो पहला क्वेश्चन जो है, पहला क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, प्लेटिक लगाते हैं। क्या कहता है, रिंडरपेस्ट से आप क्या समझते हैं। तो रिंडरपेस्ट क्या है। रिंडरपेस्ट जो है एक पशुओं में पाए जाने वाले एक प्रकार का बीमारी है, यानी पशुओं में जो पाई जाती है एक प्रकार की बीमारी है, उसी को क्या बोलते हैं, रिंडरपेस्ट बोलते हैं। ये कब हुआ था, ये 1890 के दशक में अफ्रीका में बहुत सारे पशु मर गए थे, जिससे स्थानीय लोगों का आजीविका यानी रोजगार का जो साधन है वो क्या हो गया था, खत्म हो गया था, यानी अर्थव्यवस्था पर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ा। इसी तरह से देखते हैं फिर यहाँ पर क्या कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी वो 1885 ईस्वी में हुई थी। इसके संस्थापक एम.ओ. ह्यूम थे। फिर आते हैं जोबर। जोबर मतलब क्या होता है, जॉब देने वाले, जो क्या करते हैं, लोगों को नौकरी देते हैं, स्टाफ के रूप में रखते हैं, तो इसी को क्या बोलते हैं, जोबर। और कहता है उनका कार्य क्या था, उनके कार्यों को लिखना है। तो जोबर एक प्रकार का क्या होता है, ये उद्योगपतियों द्वारा मजदूरों की भर्ती के लिए प्राय एक जोबर रखते थे। यानी जोबर मतलब, जोबर कौन होता था, जो कंपनी में ही, यानी जो कंपनी में विश्वासी व्यक्ति या कोई पुराना स्टाफ होता था, वही एक प्रकार का स्टाफ होता था। और उसका कार्य क्या था, उसका कार्य यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिया हुआ उसका कार्य। उसका कार्य क्या कहता है, इसका कार्य जो है, जोबर का प्रमुख कार्य क्या है, जोबर अपने गांवों से लोगों को लाता था। यानी जोबर यानी जो जॉब देने का काम करता था, अपने गांव से लोगों को लाता था और गांवों से आए लोगों को यह विश्वास भी दिलाता था कि उन्हें शहर में जमने में मदद करेगा, मतलब रुकने में, ठहरने में मदद करेगा और मुसीबत में पैसों का भी मदद करेगा। जोबर इस प्रकार से ताकतवर और मजबूत बन गया। थोड़ा खांसी भी है इसलिए थोड़ा सा बाय हो गया इसी को। तो क्या होता है, ताकतवर मजबूत बन गया। बाद में जोबर मदद के पैसे, तोहफे की मांग करने लगे और मजदूरों की जिंदगी को क्या करने लगे, नियंत्रित करने लगे। तो इस तरह से जोबर का कार्य था। जोबर जो था वह अपने गांव से लोगों को लाता था और लोगों को जॉब में रखता था और उसके बदले में बोलता था कि लोगों को विश्वास भी दिलाता था कि आइए यहाँ पर हम सबको जमने में, यानी अस्थायी रूप से रहने में मदद करेंगे, पैसे की मदद करेंगे। आगे आते हैं, क्या कहते हैं, औद्योगिक क्रांति कब और कहाँ पर हुई। तो यहाँ पर देखते हैं औद्योगिक क्रांति 18वीं शताब्दी में उत्तरार्ध में कहाँ पर हुआ, इंग्लैंड में प्रारंभ हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं, ब्रिटेन की महिला कामगारों ने स्पिनिंग जेनी मशीनों पर हमले क्यों किए। तो हमले करने का कारण इसका क्या था, उसी कारण को यहाँ पर हमें लिखना है। तो ब्रिटेन की महिला कामगारों ने स्पिनिंग जेनी मशीनों पर हमले क्यों किए, इसी टॉपिक के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं और यहाँ पर देखने वाले हैं कि ये लोग मशीनों पर हमले क्यों किए। तो यहाँ पर क्या लिखा गया है, यहाँ पर लिखा गया है, ध्यान से देखिए कि ब्रिटेन की महिला कामगारों ने स्पिनिंग जेनी मशीनों पर हमले इसलिए किए। तो इसमें पॉइंट वाइज दिया हुआ है। फर्स्ट पॉइंट में हम देखते हैं, फर्स्ट पॉइंट में क्या दिया हुआ है कि स्पिनिंग जेनी मशीन ने उनकी कताई यानी काटने की जो प्रक्रिया थी वह तेज कर दी। यानी मशीन आने के बाद यह स्पिनिंग जेनी मशीन एक से अनेक मजदूरों का कार्य कर लेती थी, जिसके कारण मजदूरों की मांग क्या हो गई, घट गई। तो बहुत सारे मजदूर लोगों को वहाँ पर काम मिला हुआ था, लेकिन जैसे ही मशीन आया तो मशीन ने बहुत सारे लोगों के रोजगार को छीन लिया। इसलिए भी ये लोग इसका क्या कर रहे थे, विरोध कर रहे थे, क्योंकि इनका मांग घट गया था, रोजगार चाह रहा था। दूसरी बात यहाँ पर देखते हैं, दूसरा पॉइंट में क्या कहता है, बेरोजगारी का आशंका, यानी लोगों को ऐसा आशंका हो गया था कि अब हम लोग जो है, महिला जो भी हैं, जो टेक्नोलॉजी आ गई है, वो टेक्नोलॉजी के कारण क्या हम लोग हो जाएंगे, बेरोजगार हो जाएंगे, हम लोग फिर भूखे मरने की नौबत में आ जाएंगे। इसलिए भी इसका लोग विरोध कर रहे थे। नंबर थर्ड में आते हैं। नंबर थर्ड क्या बोल रहा है, नंबर थर्ड में बोल रहा है कि जब उन उद्योगों में मशीनों का प्रयोग किया गया तो औरतों जो हाथ से ऊन कटाई करते थे उनको हटना पड़ा।
क्योंकि टेक्निकल आ गया, मशीन आ गया। मशीन आ गया तो एक साथ बहुत सारे लोगों को, मजदूरों को काम को छीन लिया। इस कारण महिला कामगारों ने क्या किया, स्पिनिंग जेनी मशीनों पर हमले कर दिए। स्पिनिंग जेनी मशीनों का महिलाओं द्वारा विरोध काफ़ी लंबे समय तक चलता रहा, इसलिए ये महिला लोग जो थी वो स्पिनिंग जेनी मशीन का विरोध किया। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, क्या कहता है जी, क्वेश्चन नंबर 6 है कि महामंदी के कारणों की व्याख्या करें। तो महामंदी के कारक की व्याख्या करना है, क्या कहता है यहाँ पर पॉइंट बाय पॉइंट यहाँ पर लिखा गया है, समझाने का मैं प्रयास करूँगा। आप समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि समझ जाइएगा तो आपको लिखने में बहुत ही सुविधा होगा, इसको रटा नहीं लगाना है। तो यहाँ पर क्या कहता है, सन 1929 ईस्वी में समस्त संसार को एक भयंकर आर्थिक संकट से क्या होना पड़ा, संकट ने आकर सबको क्या कर दिया जी, घेर दिया। अब ऐसा आर्थिक संकट पहले कभी देखने को नहीं आया था, और यह संकट संयुक्त राज्य अमेरिका में कब से हुआ, 1929 में पैदा हो, देखते देखते 1931 तक रूस को भी विश्व को छोड़कर अनेक देशों में फैल गया। आर्थिक संकट के उत्तरदायी कारण क्या क्या थे, जिसे यहाँ पॉइंट बाय पॉइंट यहाँ पर बनाने का प्रयास किया गया है। तो ये पॉइंट नंबर 1 को देखते हैं। पॉइंट नंबर 1 क्या कहता है जी, इसमें कहता है कि यह संकट औद्योगिक क्रांति के कारण चीज़ों की आवश्यकता से अधिक उत्पादन के कारण पैदा हुआ। यानी हमारी आवश्यकता कम है और उत्पादन अधिक हो जाएगा तो उसका प्रयोग नहीं कर पाएंगे। 1980 में अमेरिका में तैयार माल इतने भंडार हो गए कि उनका कोई खरीदार नहीं रहा। कोई भी प्रोडक्ट को हम लोग अगर तैयार करते हैं, उस प्रोडक्ट को अगर कोई खरीदेगा नहीं, उस प्रोडक्ट को कोई यूज नहीं करेगा, तो फिर प्रोडक्ट बेकार हो जाएगा और जो माल पड़ा हुआ है उसका पैसा नहीं निकल पाएगा। इसलिए औद्योगिक क्रांति के कारण क्या हुआ, ये खरीदार ही नहीं रहा, इसलिए ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कारण था। दूसरा पॉइंट है, प्रथम विश्व युद्ध के कारण क्या हुआ, यूरोप के इतने देश बर्बाद हो गए थे कि वह अमेरिका से माल आयात करने की अवस्था में नहीं थे। यानी स्थिति की कंडीशन ही बहुत ही खराब थी, तो वो माल को आयात कहाँ से कर पाते। नंबर 3 आता है, जब तैयार माल कोई खरीदार नहीं रहा, यानी माल तो तैयार हो गया लेकिन कोई खरीदने वाला नहीं होगा, तो माल को तैयार करके हम क्या करेंगे। तो इससे क्या होगा, बहुत सारे कारखाने बंद हो गए, हजारों मजदूरों को जो काम मिला था वो भी क्या हो गए, बेरोजगार हो गए। जब कारखाने बंद हो गए तो किसानों की पैदावार का कोई खरीदार ही न रहा। अब किसान लोग बेचारे क्या करते, वो तो फसल उत्पादन कर रहे थे, फसल उत्पादन करके अपने बेच करके रोजी रोजगार का चलाते थे, लेकिन अगर उसका जो खरीदार ही न रहा, कोई फैक्ट्री वाला नहीं खरीदेंगे तो क्या हो गया। तो कहते हैं इस तरह से किसानों की लाभ में भी कमी हो गया, किसान मजदूरों की मजदूरी भी क्या हो गई, कम हो गई। पॉइंट आते हैं 4, अमेरिका के शेयर एक्सचेंज मार्केट में क्या होता है कि शेयरों, यहाँ पर थोड़ा सा गलती लिखा गया, शेयरों लिखती है, ये होगा शेयरों। तो शेयरों की कीमत में गिरावट आ गई और वहाँ के कोई 1 लाख व्यापारियों का दिवालिया निकल गया। मतलब वो लोग को इतना पैसे का प्रॉब्लम हो गया कि लोग दिवालिया निकल गए। 16वीं सदी में दुनिया सिकुड़ने लगी, इसका क्या मतलब है, व्याख्या करना है। तो 16वीं सदी में देखते हैं कि ये इतना सिकुड़ने क्यों लगा। तो कहता है कि 16वीं सदी में दुनिया सिकुड़ने लगी, इसका निम्नलिखित कारण क्या है। तो आइए देखते हैं 16वीं सदी में जो है दुनिया क्यों सिकुड़ने लगी। आते हैं पॉइंट नंबर 1 में, क्या कहता है, पॉइंट नंबर 1 में कहता है कि संसार के विभिन्न महाद्वीपों के लोगों के बीच पारस्परिक संबंधों में क्या हो गया, वृद्धि हो गया। फिर उसके बाद क्या देखते हैं, यहाँ पर फिर से देख रहे हैं कि 16वीं सदी के पहले तक विभिन्न महाद्वीपों के लोगों के बीच अंतर संबंध, व्यापार और व्यवसाय का अभाव था। फिर आते हैं उसके बाद पॉइंट नंबर 3 में। पॉइंट नंबर 3 में क्या है जी, इसमें पॉइंट नंबर 3 में क्या कह रहा है कि यहाँ पर लेकिन 16वीं सदी में संसार के महाद्वीपों के बीच व्यापार, व्यवसाय, सांस्कृतिक विचारों का आदान प्रदान और लोगों की आवाजाही बढ़ी, जो अमेरिका से एशिया होकर यूरोप और अफ्रीका तक पहुँची। पॉइंट ये था 3rd पॉइंट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। 17वीं शताब्दी में यूरोपीय शहरों के सौदागर गांवों में किसानों से काश्तकारों से काम करवाने लगे।
यानी जो किसान थे वो लोगों से काम करवाने क्यों लगे, इसका कारण क्या था? कुछ तो कारण होगा जिसके कारण उतना मशीनरी टेक्नोलॉजी होने के बावजूद भी लोग गांव के किसानों और काश्तकारों से काम करवाने क्यों लगे, उसी का यहाँ पर रीजन देना है, कारण देना है। तो आइए देखते हैं क्या कहता है। यहाँ कहता है कि 17वीं शताब्दी के यूरोपीय शहरों के सौदागर गांव में किसानों और कारीगरों से काम करवाने लगे। ऐसा उन्होंने निम्नलिखित कारणों से किया। तो कारण क्या क्या है जी? कारण देखते हैं। पहला कारण क्या कहता है? पहला कारण कह रहा है कि उस समय विश्व व्यापार के विस्तार और उपनिवेश की स्थापना के कारण चीजों की मांग बढ़ने लगी थी, इसलिए उद्योगपति और व्यापारी अपना उत्पादन बढ़ाना चाहते थे, परंतु शहरों में रहकर ऐसा नहीं कर सकते थे। तो उस समय जो भी था शहर में रहकर क्यों नहीं कर सकते थे? क्योंकि वहाँ मजदूर संघों और व्यापारिक बिल्डर्स काफी शक्तिशाली थे, इसलिए उनके लिए पर्याप्त समस्याएं पैदा कर सकते थे, यानी बहुत सारी समस्याएं पैदा कर सकते थे। इसलिए शहर में ये लोग ऐसा नहीं कर पाए, इसलिए गाँव में आ गए। नेक्स्ट देखते हैं। फिर से यह कहता है कि शहरों के शासकों ने भी बिल्डर्स को खास चीजों के उत्पादन और व्यापार को एक अधिकार दे रखा था, यानी उसी को एक अधिकार दे रखा था। फिर आते हैं, क्या कहता है? ग्रामीण क्षेत्रों में किसान लोग क्या करते थे? किसान लोग और कारीगर ऐसे सौदागरों के लिए काम करते थे। सौदागर, ये सौदागर होना चाहिए था, गलती लिखा गया। सौदागरों के लिए काम करते थे, तैयार करते थे, और क्योंकि खुले खेत खत्म होने के कॉमन्स भूमियों की बड़ा बंदी होने के कारण उनके पास जीवन के साधन क्या थे? बहुत ही कम बचे थे। अब आते हैं कॉर्न लॉ, यानी फसल का नियम। तो कहता है कॉर्न लॉ को समाप्त करने के बारे में ब्रिटिश सरकार के फैसले के प्रभावों की व्याख्या करें। तो इसका व्याख्या क्या है उसी को देखते हैं। तो क्या कहता है? ब्रिटिश पार्लियामेंट ने 19वीं शताब्दी में जो कानून अपने भूस्वामियों के हितों की रक्षा के लिए पास किए उन्हें कॉर्न लॉ कहा गया, यानी फसल नियम। इन कानूनों के द्वारा विदेशों से खाद्य पदार्थों का आयात पर पाबंदी लगा दे दिया गया। इस पाबंदी के परिणाम स्वरूप ब्रिटेन में खाद्य पदार्थों के मूल्य घटने लगे, तो लोगों में हाहाकार मच गई और कहता है बेबस होकर सरकार को यह कानून हटाने पड़े। इस कानून के हटने के महत्वपूर्ण प्रभाव पड़े। तो पहला प्रभाव देखते हैं। पहला प्रभाव क्या है? कहता है खाद्य सामग्री सस्ती हो गई, जिससे साधारण और गरीब जनता को खूब लाभ रहा। पॉइंट नंबर आते हैं सेकंड में। पॉइंट नंबर सेकंड क्या कर रहे हैं? जब बाहर से खाद्य पदार्थ सस्ते दामों में इंग्लैंड आने लगे तो वहाँ के भूस्वामी बर्बाद हो गए। आते हैं पॉइंट नंबर थर्ड। बहुत से भूमि ऊसर हो गई और खेती करने वाले बहुत से किसानों को बेरोजगार हो गए। फिर देखते हैं ऐसे बहुत से ग्रामीण लोग रोजगार नौकरी की तलाश में शहरों की ओर भागने लगे, जिससे शहरों की हालत भी खराब हो गई। आते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या देख रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है देखिए। पहले विश्व युद्ध के समय भारत का औद्योगिक उत्पादन क्यों बढ़ा? यानी जब पहला विश्व युद्ध हुआ था तो 1914 से 1918 हुआ प्रथम विश्व युद्ध, तो इस समय औद्योगिक उत्पादन क्यों बढ़ा? तो औद्योगिक उत्पादन बढ़ने का क्या क्या कारण है, तो उसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। आइए देखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या कह रहा है? पहले विश्व युद्ध के समय भारत का औद्योगिक उत्पादन क्यों बढ़ गया? इसके अनेक कारण दिए जाते हैं, जिनमें से प्रमुख निम्नलिखित हैं। इसमें पॉइंट वाइज बताया गया है। पहला पॉइंट में आते हैं। पहला पॉइंट में क्या कर रहे हैं? प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन ऐसे उलझ गया कि उसका ध्यान अपने बचाव में लग गया। वह भारत में अपने माल का निर्यात न कर सका, जिसके कारण भारत के उद्योगों को पनपने का अवसर प्राप्त हुआ। यानी ब्रिटेन में जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था तो वह अपना ध्यान बचाने में ही वह लग गया और अपना भारत में निर्यात नहीं कर सका, जिसके कारण भारत का जो भी उद्योग था वो लगाया और यहाँ पर अपना व्यापार करने का प्रयास किया। व्यापार में सफल होने को कगार में भी था। तो कहता है कि इंग्लैंड के सब कारखाने निर्यात की सब चीज़ें बनाने की बजाय सैनिक सामग्री बनाने में लग गए। यानी कारखाने की जो चीज़ बनाना था उसको बनाने के स्थान पर वो अपना सैनिक सामग्री बनाने में लग गया। इसलिए भारतीय उद्योग को रातों रात एक विशाल देशी बाजार मिल गया। पॉइंट आते हैं थर्ड।
एक विशाल देशी बाजार मिलने के अतिरिक्त भारतीय उद्योगों को जब सरकार द्वारा अनेक चीज़ें और फौज के लिए वर्दी बुट बनाने आदि, टेंट बनाने, घोड़ों के लिए अनेक प्रकार सामान बनाने आदि ऑर्डर मिल गए तो उसमें नहीं जान आ गए और जैसे युद्ध आगे बढ़ता गया भारतीय उद्योग भी प्रगति करते चले गए। पॉइंट नंबर डी आते हैं। पॉइंट नंबर डी में क्या कह रहे हैं कि पुराने कारखानों के साथ साथ बहुत सारे कारखाने खुल गए जिससे उद्योगपतियों को ही नहीं बल्कि मजदूरों और कारीगरों को भी चांदी हो गई, यानी उनका काम मिल गया, वेतन बढ़ गया और इसके उसकी काया पलट हो गई। कथा प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटिश सरकार को फंसा देकर भारतीय नेताओं ने स्वदेशी पर बल दिया, यानी अपना देसी माल पर बल दिया और भारतीय उद्योगों को सुनने पर सुहागा वाली बात हो गई। तो इस तरह से था। तो इस तरह से कहते हैं कि इस प्रकार प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से प्रथम विश्व युद्ध भारतीय उद्योगों के लिए एक बहुत ही वरदान साबित हुआ। उसके बाद अपना उद्योगपति बहुत ही तरक्की किए। आते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहे हैं, एक तानाशाही शासन की तुलना में लोकतंत्र शासन में नागरिकों की गरिमा और आज़ादी बनी रहती है कैसे। तो क्या कहता है यहाँ पर, एक तानाशाही शासन की तुलना में लोकतांत्रिक शासन में नागरिकों की गरिमा और आज़ादी बनी रहती है जो इस प्रकार है। पहला चलते हैं। कहता प्रत्येक व्यक्ति अपने साथ के लोगों से सम्मान पाना चाहता है, इज्जत पाना चाहता है, प्रतिष्ठा पाना चाहता है। पॉइंट आते हैं सेकंड में। तो क्या कहता है, लोकतांत्रिक व्यवस्था में नागरिकों को भाषण देने और अपने विचार व्यक्त करने की पूर्ण स्वतंत्रता होती है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में सभी राजनीतिक दलों को चुनाव से पहले और चुनाव के बाद स्वतंत्र रूप से कार्य करने की आज्ञा होती है। फिर लोकतांत्रिक व्यवस्था में सभी वर्गों और सभी धर्मों का सम्मान दिया जाता है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। क्या कहता है, भारतीय अर्थव्यवस्था के महामंत्री लिखा गया है। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा गलती हो गया, यहाँ महामंत्री नहीं होगा, क्या होगा, महामंदी लिखा गया था। तो इस तरह से कहते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था पर महामंदी का प्रभाव क्या है। तो आइए देखते हैं भारतीय महामंदी का प्रभाव। तो देखते हैं यहाँ पर किस तरह का था, थोड़ा सा काम नहीं करवा रहा। तो कहता है भारतीय अर्थव्यवस्था पर महामंदी का प्रभाव। आइए तो पॉइंट वाइज चलते हैं और डिस्कसिंग करने का प्रयास करते हैं। देखिए पॉइंट ए में क्या दिया है। तो पॉइंट ए में क्या कहता है, यह समान मंदिर के काल में भारत और आयात निर्यात में कोई 60% की कमी आ गई। फिर इस महामंदी का बंगाल के दौरान पर्सन पैदा करने वाले लोगों पर विशेष रूप से बड़ा विनाशकारी प्रभाव पड़ा। पर्सन के मूल्य में कोई 60% गिरावट आ गई, जिससे बंगाल के प्रथम उत्पादक बर्बाद हो गए और वे कर्ज के बोझ तले दब गए। आते हैं छोटे छोटे किसानों की बर्बादी न हो सके, फूल विनम्र उसकी आर्थिक दशा तथा खराब होती जा रही थी और सरकार ने उसकी भूमि पर कर्ज आने के कारण कोई कमी न की थी। यानी यहाँ पर पूर्ण विराम लिखना चाहिए तो क्या लिखा गया। चलिए, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय बुनकरों से सूती कपड़े रेशमी कपड़े के नियमित सुनिश्चित करने के लिए क्या किया। तो इन्होंने क्या किया उसी के बारे में आइए हम लोग देखते हैं पॉइंट वाइज। क्या कहता है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय बुनकरों से सूती और रेशमी कपड़े के नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित कार्य किया। पहला, ईस्ट इंडिया कंपनी ने कच्चा माल प्राप्त करने के लिए बुनकरों को प्रेषकी के रूप में कर्जा दिया। इस प्रकार उन्हें बुनकरों को अस्थायी रूप से कर्ज के जाल में क्या कर लिया, फंसा लिया। कंपनी ने वेतनभोगी गुमासातों की नियुक्ति की जो कपास के उत्पादन और बुनकरों द्वारा बनाए जाने वाले रेशमी की निगरानी करते थे। पॉइंट नंबर सी है,
क्या कहता है वह यह भी देखते थे कि बुनकर अन्य यूरोपीय कंपनी और स्थानीय भारतीय व्यापारियों के लिए तो काम नहीं कर रहे हैं, यानी दूसरे लोगों को तो नहीं दे रहे हैं। तो कहते हैं कि इस तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी को भारतीय बुनकरों से रेशम और कपड़े की नियमित आपूर्ति मिलती रहती थी। अब आते हैं औद्योगिक क्रांति से आप क्या समझते हैं। तो औद्योगिक क्रांति क्या समझते हैं, तो आइए इसी बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पर क्या दिया है, औद्योगिक क्रांति उस क्रांति को कहते हैं जिसने 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में तकनीकी और संगठन में अनेक क्रांतिकारी परिवर्तन ला दिए। यह परिवर्तन इतनी तेजी से रफ्तार में आए और इतने प्रभावशाली से कर दिए कि उन्हें क्रांति का नाम दे दिया गया। इस क्रांति ने घरेलू उद्योग धंधों का स्थान फैक्ट्री सिस्टम को जन्म दिया, जो हाथों के स्थान पर मशीनों से होने लगा, और छोटे छोटे कारीगरों का स्थान पूंजीपतियों श्रेणी में ले लिया। फिर कहता है 1929 ईस्वी के महामंदी के बंदरगाह परसों पर पैदा करने वाले लोगों पर क्या प्रभाव पड़ा। तो आइए देखते हैं इसका क्या प्रभाव पड़ा। क्या कहता है 1929 ईस्वी के महामंदी से काश्तकारों को भारी नुकसान हुआ। सबसे अधिक बुरा प्रभाव उन काश्तकारों पर पड़ा जो विश्व बाजार के लिए उपज पैदा करते थे। बंगाल के पर्सन उत्पादक कच्चा पर्सन रखते थे, जिससे कारखानों में टाट की बोरियां बनाई जाती थी। पर्सन की कीमतों में 60% से अधिक गिरावट आ गई, जिसका कारण उपज को बढ़ाने के लिए कर्ज लिया था। उनकी स्थिति अत्यंत दयनीय हो गई क्योंकि उन्हें उपज का उचित मूल्य नहीं मिला। पूरे देश में काश्तकार पहले से ज़्यादा कर्ज में डूब गए। 19वीं सदी के यूरोप में उद्योगपति मशीनों पर जहां से काम करने वाले श्रमिकों को प्राथमिकता क्यों देते थे। तो प्राथमिकता क्यों देते थे, इसी कारण को हम लोग आज जानने का प्रयास करेंगे। मशीन होने के बाद भी हाथ से लोग क्यों काम करवाते थे। तो यहाँ पर देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। कहता है 19वीं सदी के यूरोप में कुछ उद्योगपति मशीनों की वजह हाथ से काम करने वाले श्रमिकों को प्राथमिकता देते थे। क्यों देते थे भाई, चलिए यहाँ देखते हैं। सबसे फर्स्ट पॉइंट में क्या दिया हुआ है, फर्स्ट पॉइंट में जो दिया हुआ है इसमें क्या कहता है, विक्टोरिया कालीन ब्रिटेन में मानव श्रम की कोई कमी नहीं थी, मतलब उसमें काम करने वाले बहुत ज़्यादा लोग थे। उद्योगपति मशीनों की वजह हाथ से काम करने वाले श्रमिकों को प्राथमिकता देते थे। दूसरा पॉइंट, कुछ उद्योगपति बड़ी मशीनों पर भारी खर्चा करने पर हिचकिचाते थे क्योंकि मशीनें लगाने में जरूरी नहीं था कि उनको ऐसा करने से लाभ ही हो सकता है कि लगाएगा, पैसा भी इन्वेस्ट करेगा, बाद में फायदा नहीं हो, नुकसान हो जाए, तो इसलिए भी नहीं करता था। बहुत से ऐसे उद्योग हैं जहाँ श्रमिकों की संख्या घटती बढ़ती रहती है, जैसे गैस, घर, शराब खाना, बंदरगाहों में जहाज़ों की कीमतों, मरम्मतों और साफ सफाई करने वाले काम मजदूरों की संख्या घटती बढ़ती रहती है। ऐसे उद्योग में उद्योगपति मशीनों के बजाय मजदूरों को ही काम पर रखना पसंद करते थे। फिर क्या कहता है, सूरत बंदरगाह 18वीं सदी के अंत तक हाशिए तक पहुंच गया। क्यों, संक्षेप में लिखना है। तो ये संक्षेप में हम लोग बात करते हैं, यहाँ पर देख लेते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। सूरत पूर्व औपनिवेशिक काल का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह था, जहां के पश्चिमी एशिया के साथ होने वाला व्यापार काफी समृद्ध था। तेजी से बदलती परिस्थितियों में कोलकाता, मुंबई में औद्योगिक केंद्र के रूप में उभरे, जबकि सूरत जैसा विकसित केंद्र हाशिए तक पहुंच गया, जिसके निम्नलिखित कारण थे। पहला कारण आइए देखते हैं। पहला कारण क्या है कि 18वीं सदी के अंत तक यूरोप कंपनियों की ताकत बढ़ते जा रहे थे। पहले उन्होंने स्थानीय दरबारों से कई तरह की रियासतें हासिल की और उसके बाद उन्होंने व्यापार पर एजेदारी अधिकार प्राप्त कर लिए। फिर क्या कहता है, इससे सूरत और हुगली दोनों पुराने बंदरगाह कमजोर पड़ गए। यहाँ से होने वाले निर्यात में नाटकीय कमी आई। नए बंदरगाहों के जरिए होने वाले व्यापार कंपनियों में नियंत्रण में था। अतः लास्ट पॉइंट क्या कहता है, पुराने बंदरगाहों की जगह नए बंदरगाहों का बढ़ता महत्व औपनिवेशिक सत्ता की बढ़ती ताकत का संकेत था। तो ये था बच्चों आज का क्लास, और बहुत ही मस्त क्लास है और इम्पोर्टेंट है। इसको आराम से लिख लेना है, समझ लेना है। ये सेट 1 है, सेट 2 में फिर से जारी कर दूंगा। चलिए, इतना समय देने के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत दिल